नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, रंगकर्मी हैं, टेलीविजन, रंगमंच और स्टेज और फिल्मों से जुड़े हुए हैं, सिनेमा से जुड़े हुए हैं, लेखक हैं, निर्देशक हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नीरज कौशिक जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। शुक्रिया, नमस्कार, आदाब सबको और हमारे इस आपको भी। मंच पे आने के लिए बहुत शुक्रिया, हमारे इस मंच पे आने के लिए। और जैसा कि मैम, इट इज आपको माय पता है, प्रिविलेज। थैंक यू, शुक्रिया। और जैसा आपको पता है, हमारे शो का फॉर्मेट की जो हमारी शख्सियतें आती हैं, उनकी जो लाइफ की जो जर्नी रही है कला के क्षेत्र से जुड़ी, बहुत इंस्पिरेशनल रहती है। और यंग जो न्यू जनरेशन है, यंग परफॉर्मर्स है, उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, कला के क्षेत्र में जो आपका सफर रहा है वो आप हमसे शेयर कीजिएगा। किस तरह के चैलेंजेस आए और कैसे आपने उनका मुकाबला किया? जरूर मैम। इनफैक्ट मेरा ख्याल हर कम से कम हमारे इस एरिया में हर एक कलाकार की जो पहली जी। इंस्पिरेशन होती है, स्पेशली जो थिएटर से जुड़ता है या स्टेज जी। से जुड़ता है या एक्टिंग से जुड़ता है, जी। वो मुझे कोई झिझक नहीं इस बात में कहने के कि पहली इंस्पिरेशन मेरी रामलीला ही रही। क्या बात है। क्योंकि बचपन में ही हमारा गीता मंदिर बहुत पास होता था और गीता मंदिर से हम्म। थोड़ी सी दूर गुरुद्वारा होता था। गुरुद्वारे की बैक जी। साइड पे दशहरा ग्राउंड होती थी। जी। तो मैं समझ लीजिए 7-8 साल, 8-10 साल का उम्र होता था। तो उस समय बहुत शौक था हमें रामलीला देखने का। तो क्योंकि पास था, घर के ज्यादा दूर नहीं था दशहरा ग्राउंड, तो हमने जी। वॉक करते चले जाना और रात को जब वो खत्म होना तो आना। तो दैट यूज टू फैसिनेट वो पर्दे और वो अभी की मतलब आज हम देखें, आज से 40 साल पहले वैसे रामलीला में मैं अभी भी कहना चाहूंगी कि बहुत कम डेवलपमेंट्स हुई हैं। शायद उस समय के एक्टर ज्यादा बेहतर थे। जी। या ये कह लो कि बचपन में शुरू शुरू में वो देखे हुए हैं, तो वो अभी भी मन पर, उनके दिमाग पर उनकी छाप पड़ी हुई जी। है। तो जी। नेचुरली वो एक बड़ी अजीब सी लगती है, एक बच्चे को बहुत अजीब सी चीज लगती थी। इतने बड़े भारी भारी कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, इतने लंबे लंबे डायलॉग। ये हमें बाद में पता लगा कि वो तो प्रॉम्प्ट से चलता था, लेकिन बच्चों को नहीं, हमें कहाँ पता लगना था कि ये प्रॉम्प्ट से थिएटर चलता है। तो एक वो एक अजीब सी फैसिनेशन होती थी। कभी हिम्मत नहीं पड़ी थी किसी को कहने की, घर में या पिताजी को या किसी और को, कि मैं जी रहा हूँ। क्योंकि मतलब हमेशा एक एक मिडिल क्लास फैमिलीज में आर्ट को, और स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में, कोई बहुत ज्यादा अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। आई मीन था इनफैक्ट। हाँ, तो बिल्कुल। डरते थे, हाँ था। तो डरते थे कि किसी से क्या बात करनी, लेकिन वो फैसिनेट करता था। मेरा जी। एक्चुअली जो जर्नी शुरू हुई है, मैं एपीजे स्कूल में जब आया हूँ, तो मेरे एक हम्म। दोस्त, मेरा बहुत प्यारा दोस्त था, जिसकी मेरे साथ थोड़ी बहुत दूर से रिश्तेदारी थी। केशव जी। दुबे उसका नाम था। वो बहुत मजाकिया और बहुत ही जिंदा दिल लड़का था। स्कूल में हम बहुत कम बात करते थे, लेकिन हमारी वैसे, क्योंकि आगे भी जाना आना इकट्ठा था, तो स्कूल में वी वर मोर ऑफ अ स्ट्रेंजर्स, क्योंकि हम वैसे इतना मिल लेते थे कि बाकी जरूरत वहां नहीं होती थी। जी। उसने उसकी ना मतलब वो ड्रामा बाज था, उसने ऑलरेडी पहले कुछ दूरदर्शन के किए हुए थे ऑल दैट। ही हैड, अब बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ, हम छोटे बच्चे, 7वीं 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चों में क्या अकल होती थी क्या नहीं होती थी। But he had an issue with the another boy who used to play the lead character. So he wanted somebody who should be with him. जी। अब मैं उसका दोस्त था, तो उसे ये पता था कि क्योंकि बातें करनी, ये करने की मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है ना, ऑल दैट। उसे ये पता था कि ये इसके मन में कीड़ा है। तो मुझे बड़े प्यार से उसने पंजाबी में कहा, आ तेनू ना आज मैं अपना ड्रामा क्लास, मैंने ड्रामा एक्चुअली हॉबी भी नहीं लिया था, पेंटिंग मेरी हॉबी थी उस समय। हम्म। तो कहता आ तेन मैं जी ड्रामा क्लास ले जाना। हमारा हॉबी पीरियड एक ही होता था, पेंटिंग वाले पेंटिंग में चले जाते थे, ड्रामा वाले ड्रामा में चले जाते थे, सोशल वर्क वाले सोशल, अलग अलग मतलब चलता था। तो ये जी। ले गया। और पुष्पा दत्त मैडम होते थे, आप लोगों ने उनका नाम भी बहुत सुना होगा, बहुत दूरदर्शन में भी और बाकी भी बहुत काम किया था। हमें थिएटर ड्रामा एपीजे स्कूल में वो सिखाती थी। पुष्पा दत्त मैडम ने मुझे देखा, अब तो मैं थोड़ा सा कुछ ठीक लगने लगा हूँ, तो आई वॉज थिन, आई वॉज डार्क, एंड आई वॉज टिपिकल। आई मीन मुझे कई बार एक हमारे एक ना एक कंसेप्ट बने होते हैं कि बनिया लगता है।
उस समय वो मतलब मैडम के मुंह से ये निकला कि मैं तेन हलवाई दा रोल देना। नाटक था अंधेर नगरी चौपड़ राजा। उसमें सिर्फ एक उसका एक या दो डायलॉग थे कि टके शेर भाजी टके शेर खाजा, है ना, वो एक उसने वही बाना और एक खरोंचा मारना है और साथ में कहना लड्डू ललो, मतलब समथिंग लाइक दैट। That was all. That was my introduction to the theater by केशव। मुझे अच्छा लगा मैडम, मुझे इतना अच्छा लगा उस समय कि सेंटर पर मुझे बिठाया हुआ, क्योंकि उसकी सेटअप ऐसा था कि हलवाई की दुकान सेंटर पर होती थी। मुझे ये लगता था कि सारे मेरे आसपास हैं और मैं अकेला हूँ जो सेंटर में हूँ, चाहे मेरे दो डायलॉग थे पूरे नाटक के। And I felt as if I have some power over the audience when I am speaking। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक मैजिक जो पहले ऑडियंस से जुड़ने का महसूस हुआ, वो मुझे उसी समय हुआ। तो अब मेरे दोस्त ने अपना अंदर उसने निकालनी थी, उसने देखा कि अब इसका कीड़ा पूरा हो गया है, तो ना मैडम भी खुश हो गई हैं। तो नेक्स्ट प्ले जो हमने एनुअल फंक्शन के लिए करना था, तो उसमें तीन कैरेक्टर ही थे, एक लड़की थी और दो लड़के थे। हरी मिर्च नाटक का नाम था। वो कहता था मैडम आपका ना नीरज नू देके देखते हैं, वो मतलब आपकी जड़े है ना उन्होंने फाड़ नहीं पाना। मैडम ने भी मुझे डायलॉग दे दिए, उन्हें अच्छा लगा। ये पंडित का रोल था, मेरा बेटे का रोल था, मेरी माँ का रोल विदिशा चैटर्जी कर रही थी। तो वो हमने जी नाटक किया और दैट वाज फुल फ्लेज्ड, ओनली 3 पीपल प्ले, 20 मिनट्स प्ले। तो खूब मजा आया। वहां पर एक्चुअली क्या हुआ था, जब वो नाटक चल रहा था, केशव दुबे ऑलरेडी दूरदर्शन का एक सीरियल कर रहा था। ही हैड ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड फॉर दैट। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, राजेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश कौल सर। अरे वाह, और वो लिख रहे हैं मेरे गुरु, मेरे फ्रेंड, मेरे फिलोसोफर, मेरे गाइड। मैं उनका किस्सा यहाँ बताऊंगा। और उन्होंने लिखा है ask him 2 anecdotes about his portrayal of उपेंद्रनाथ अश्क। Of course, and you know, मैं अभी सॉरी सर, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, मैं वो जरूर एक किस्सा बताऊंगा गिरती दीवारों का। गिरती दीवारें इज उपेंद्रनाथ अश्क ऑलमोस्ट जीवनी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन है वो जाने और लौट आने के बीच। हाँ, जाने और लौट आने के बीच। वो तो नहीं, पर उनकी अपनी जो किताब है ना, उसका नाम है गिरती दीवारें। उसकी 4 किस्तें हैं। उनमें जो चेतन कैरेक्टर है वो उन्होंने अपने आप पर मॉडल किया था। तो मैं पहले वही बात करता हूँ, आज कौल साहब सामने है तो उनके सामने बताना जरूरी है। अभी की दूरदर्शन का ये सफर बहुत बाद में हुआ, ये 90s की बात है, 93 94 की। लेकिन ये इसलिए मैं अभी कौल साहब हैं तो उनसे शेयर करना चाहूंगा। मैं उन दिनों बहुत परेशान था कि क्या करूं क्या ना करूं, और कौल साहब से मेरी इंट्रोडक्शन सिर्फ इतनी हुई थी कि मैं जानता था कि ASD बहुत रिस्पेक्टेड हिंदी के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और जल्दी किसी से बात नहीं करते। हमारी इमेज सी बनी हुई थी कि मतलब बहुत उनके बहुत सोफिस्टिकेटेड एक्टर्स को ही वो लेते हैं और बहुत क्लासी से हैं, कश्मीर से आए हैं, अवार्ड विनिंग टाइप्स हैं, तो हम डरते थे इनसे। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, मैं बहुत डरता था। तो हमने दूर से भी जाना तो मैंने उनके दरवाजे से बाहर निकलते हो ना, दूर से ऐसे नमस्कार करके निकल जाना। हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं अंदर जाकर अपनी इंट्रोडक्शन कर देता। मुझे नहीं पता इनको कहाँ से इंट्रोडक्शन मिली, क्या मिला क्या नहीं मिला। एक दिन ऐसे में कर रहा था, मुझे कहते रहा, बिल्कुल ऐसे इशारा किया, मैं अंदर आ गया। नीरज है तुम्हारा नाम, नाटक करोगे? मैडम मेरे लिए वो एक उस समय एक ड्रीम वाली कम ट्रू वाली बात हुई कि हिंदी के और इतने बड़े डायरेक्टर जो हैं वो सडनली कह रहे हैं। तो मुझे तो उस समय कोई छोटा मोटा भी बोल दे देते ना, तो आई वुड हैव डन इट, नो इश्यूज। राजेश सर के साथ काम करना हर एक्टर का ड्रीम रहा है, हर एक्टर का, कश्मीर में हो चाहे जालंधर में हो, हर एक्टर का ड्रीम रहा है राजेश सर के साथ काम करना। मैडम मैं उन्हें क्यों फ्रेंड फिलोसफर गाइड कहता हूँ। मैं बहुत नाटक उस समय तक कर रहा था। मैंने 3-4 नाटक अपने थिएटर पे 2-3 कर लिए थे और लिख रहा था और अपने आप को 30 माह कर समझता था, क्योंकि DAV कॉलेज कलर होल्डर था। लॉ कॉलेज में जाकर दिल्ली में किया, दिल्ली वहां दूरदर्शन में भी थोड़ा बहुत किया। लेकिन जिस तरह से इस शख्स ने मेरी आंखें खोली एक्टिंग के बारे में,
एक्टिंग है क्या, आवाज है क्या। हम थिएटर में लोगों को जब बताते हैं कि मॉड्यूलेशन का है कैसा है, लेकिन वो मॉड्यूलेशन आपने कैमरे के आगे कैसे करनी है और थिएटर के आगे क्या करनी है, उन दोनों में क्या फर्क है और क्यों है, और कहाँ चुप रहना और क्यों रहना है, और कहाँ बोलना है तो क्यों बोलना है, वो सारी एक एक डिटेल जो होती थी। एक तो सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जबकि ये बहुत अच्छे एक्टर थे, कभी कर नहीं दिखाते थे। आपके अंदर का एक्टर एक्सप्लोर करते हैं, आपको निकलवाते हैं कि पहले आप अपना आइडिया दीजिए। उससे क्या है, जब मेरी बाद में इनसे बात होती है, कहते हैं कारण ये है कि मैं कहूंगा तुम मेरी नकल मारो, यू कैन एट द बेस्ट बी सेकंड बेस्ट राजेश कौर, है ना, बट इफ यू विल डू योरसेल्फ, तो आई वुड एज अ डायरेक्टर आई कैन चिजल यू, बट देन इट वुड बी नीरज कौशिक और द कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग। So he had a very, इनका जो विजन बहुत क्लियर था कि डायरेक्शन कैसे देनी है, एक्टर से काम कैसे निकालना। एनीवे, कमिंग बैक टू उपेंद्र नाथ अश्क, गिरती दीवारें, एक्चुअली ये नेशनल के लिए, मैं हैरान हो गया था कि दूर नेशनल टेलीकास्ट चलता था बीच बीच में, तो ये नेशनल के लिए डॉक्यू फीचर बनना था और कॉल था बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड दूरदर्शन डायरेक्टर्स, तो इनको दिया गया। मुझे बुलाकर कहते कि वैसे ज्यादा खुश मत हो, मैं तुझे लीड कैरेक्टर का, चेतन का कैरेक्टर दूंगा। चेतन जो है वो उपेंद्र नाथ अश्क की जीवनी पर है, खुश नहीं होना। यू नो द रीजन व्हाई आई हैव सिलेक्टेड यू। मैंने उनसे सामने कभी डायलॉग तक नहीं बोला था मैडम, मुझे नहीं पता, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि मैंने उनको हिंदी के पहले प्ले किए थे कि नहीं किए थे, क्योंकि अभी इन्हें 6 महीने 7-8 महीने हुए थे आए। कहते तेरा नाक और उपेंद्र नाथ अश्क का नाक एक जैसा है, तेरी ठुड्डी तेरा चेहरा और उसका है, मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट दिख रही, पर बेटा अगर मुझे लगा कि तुम एक्टिंग नहीं करवा रहे, मैं चुपचाप निकाल दूंगा, मैं चेंज कर दूंगा, बुरा नहीं मनाना। तेरे पास 4 दिन है, ये स्क्रिप्ट पढ़ी है, ये गिरती दीवारों की किताब है, पहले गिरती की दीवारों के ये चैप्टर पढ़ ले, मोड़ कर रखे हुए थे मैडम पहले, क्योंकि इनमें से ये निकाला हुआ है पोर्शन जो हमने अडेप्ट किया करने, और ये स्क्रिप्ट है। You have 4 days. Come to me after that. Let us see what you can. This is how I got the introduction. Anyway, मैंने जब बोला, मैंने अपना थिएटर लाने की कोशिश की, इन्होंने कहा कि पहले तो भूल जा थिएटर, मैं तुझे मतलब कैमरा लैंग्वेज कुछ और होती है, हम बात करेंगे, कोई बात नहीं, तेरी आवाज तेरी बाकी चीजें शूट करती हैं, हैंडल हो जाएगा। हमने हमारी शूट दी, इट वाज एट मुकेरिया, about 70 किलोमीटर अवे फ्रॉम जालंधर। बरसातों का मौसम, बीच में एक पुल होता था, पुल टूट गया, हम लोग मुकेरियां फंस गए। बरसात पर बरसात चले आ रही है, शादी के सीन थे, बीच में कुछ और था, आउटडोर शूट था सारा। अब आउटडोर शूट में कहां से करेंगे जब बारिशें हो रही हैं, हो रहा है। एक दिन तो ऐसे वेस्ट हो गया। दूसरे दिन मैं जिस दीवार के साथ खड़ा था वहां मैंने हाथ लगाया, वो दीवार गिर गई। कौन साहब कहते तू बनौती है, जब से तू आया तू, तेरे अंदर उपेंद्र नाथ अश्क की आत्मा आ गई है, वो गिरती दीवारें लिखता रहा है, तू गिरती दीवारें करे जा रहा है। ऐसे बात शुरू हुई, बट खैर इन्होंने किस तरह से उस बारिश के माहौल में भी उस चीज को मैनेज किया जी। मुझे पहली बार ये समझ आया कि आंखों में आपको पैशन या आपको एडमायरेशन दिखाने के लिए आंखें निकालने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक हल्के से महसूस कर देखने की जरूरत होती। एंड दैट इज द ओनली टाइम मुझे कौल साहब ने खुद कर देखा कि देखना तू ये कर रहा है ना, वो मुझे लग रहा है कि तो गंदा आदमी है, ये मेरा नायक है, वो गंदा आदमी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसे छोटी बहन पहले पसंद आई है क्योंकि उसे देख बैठा है, वो समझा मेरी शादी इससे हो रही है, जो बड़ी है वो उतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन तुम नेगेटिव कैरेक्टर नहीं हो, तुम्हें वो मतलब ये बात। फिर उन्होंने जब हम मेरी वॉइस ओवर्स थे वहां पर, वो 2 घंटा हमारा वो वॉइस ओवर्स पकड़ना था मैडम, वो 2 घंटे की क्लास मेरी, मैं हर अपने थिएटर के स्टूडेंट को सुनाता हूँ और वही सिखाता हूँ, क्योंकि वो जो मॉड्यूलेशन किस तरह का क्यों क्या है, ये मैंने कौल साहब से सीखा। और उसके बाद मेरा इनके साथ सफर जितना भी चला, इन्होंने
मुझे अच्छे से अच्छा, शरीफ से शरीफ रोल से लेकर गंदे से गंदा, मतलब कमीने वाला रोल वैरायटी, इन्होंने वैरायटी ऑफ रोल। करवाया। वैरायटी ऑफ, आई थिंक जितनी मुझे इनसे वैरायटी करने का मौका मिला है कहीं, और मैंने खुद अपने थिएटर में इतनी वैरायटी नहीं की जितनी कौल साहब के 10-12 प्ले जो मैंने किए हैं। मेरा एक कैरेक्टर कभी दूसरे कैरेक्टर से इन्होंने जुड़ने ही नहीं दिया। क्या बात। एक प्ले ऐसा था जिसमें एक सिर्फ बनिए का कैरेक्टर था जो आकर मेन कैरेक्टर से, लीड से सिर्फ एक सीन था मैडम, और मुझे नाराज मैं इसलिए थोड़ा सा महसूस कर रहा था कि कौल साहब ने मुझे पिछले 3 नाटकों में नायक रखकर, तो मुझे कहते हैं ये स्क्रिप्ट पकड़, मैं देख रहा हूँ कि इसमें से नायक वाला कौन सा है या सेकंड लीड कौन है, और सडनली जो सबसे नीचे एक लिखा हुआ है उसका एक सीन है जरा, तो उसके नीचे नीरज कौशिक लिखा हुआ है नाम, तो कहते ये तूने कैरेक्टर करना है। साहब ने कहा है ना करने की तो हिम्मत ही नहीं किसी की, पर मन में आया कि सर ने ये क्या किया, या तो किसी ने कह दिया है ना कि कुछ ऐसा है, मतलब दिमाग में आ जाता है ना। आर्टिस्ट क्या होता है कि जब किसी अपने डायरेक्टर के साथ मेजर रोल करता है ना, तो और उसे एकदम इग्नोर किया जाए तो उसको उसकी एक पॉजिटिवनेस पर जैसे अटैक सा होता है ना। तो मुझे ये लगा कि यहाँ किसी ने कुछ मेरे बारे में गलत कह दिया या कुछ है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि बुलाया भी है और सिर्फ एक सीन। सर अच्छा यही है, मैंने ये कहते सीन पढ़ लिया, सारी कास्ट को चला दिया, भेज दिया। मैं रुक गया, कहते पढ़ लिया, मैंने कहा हाँ जी पढ़ लिया। इसे कितना गंदा कर सकता है? मैंने कहा क्या मतलब? कहते तुझे देखते ही नफरत आनी चाहिए, मेरे प्ले का ये हाईलाइट सीन है, और मैं चाहता ये हूं कि कल कोई भी इसके बारे में बात करे तो पहले तुझे नफरत से दे, इस कैरेक्टर को नफरत से देखे, क्योंकि वो लेडी एक ट्रेजेडी से गुजर रही है और बनिया घर में आकर अपना जो उसका किराया और वो जो पैसे लेने हैं उसका मांग रहा है, उसमें उतनी सेंस नहीं है, पर वो शब्दों में नहीं आनी चाहिए, वो तेरे एक्शंस में आनी। तो कितना गंदा हो सकता है इसमें। क्या बात। मैंने तभी आधे अधूरे पढ़ा था, मेरा मन था करने का, और मैंने उसमें एक वो, मतलब उसमें एक बहुत कैरेक्टर है जो कभी जांग पर हाथ लगाता रहता है अपने, कभी अजीब से है ना खुजलियां से करता रहता है। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ कैरेक्टर था, तो मैंने कहा सर ऐसा कुछ करें, कहते डोंट टॉक कॉपी। लोगों ने, जिन्होंने देखना उन्होंने आइडेंटिफाई करना, कुछ का ओरिजिनल सोच यार। अच्छा मेरा ना गलती, मेरी आदत है नाक पर ऐसे हाथ रखने की या कुछ करने की, तो सडनली क्योंकि अपने नाक को मैंने महसूस किया, मैं कहा सर गंदा है, बहुत गंदा है, आई डोंट नो आपका कल दूरदर्शन वाले ये ना कह दें कि ये बहुत ज्यादा घिनौना है। कहते मुझे घिनौना चाहिए तो बता क्या करेगा। मैंने एक्चुअली अपने नाक में उंगली डालकर घुमाई, उसमें से जो हल्का सा कई बार ना लगा ही होता आपके वो निकालकर ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद सोफे पर, जो मतलब अपनी कुर्सी पर ऐसे साफ किया, और उस कुर्सी पर हाथ रख दिया। सॉरी मैंने साफ नहीं किया था, ऐसे कुर्सी पर हाथ, तो कैसे एक्सीलेंट, बढ़िया, यही तो चाहता हूँ। मैं कहा सर देख लीजिए, मतलब मैं तो थिएटर ले आऊंगा, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कहते कोई, मैं हूं ना, बैठो डोंट वरी, तुम यही करो यार, तुम्हारी इंट्रोडक्शन ये होगी, वो सीढ़ियां उतरेगी, उससे पहले तुम्हारे ऊपर जब क्लोजअप आएगा तो तुम यही कर रहे होगे और उसे देख रहे होगे वो सीढ़ियों से कैसे उतर रही है। वाओ, वाओ। और वो जो कमीनगी तेरी उस आंखों में और तेरे इस मूवमेंट में आनी चाहिए, और तुम ऐसे हाथ नहीं रखना, तुमने उस गोली को ऐसे ऐसे करते हुए उसे देखना है, और फिर उसे ही उसके सोफे पर साफ कर कर हाथ ऐसे साफ। क्या बात। और मैडम मुझे तब समझ आया कि इन्होंने ये करेक्टर एक ही सीन, और नेक्स्ट डे जब जिसकी टेलीकास्ट हुई है उसके नेक्स्ट डे मीटिंग पर रिव्यू होता था, मुझे इन्होंने इनके साथ, हाँ इनके साथ जो इनके साथ असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा कि नीरज तेरे सीन की सब कुछ ज्यादा तारीफ हुई पूरी मीटिंग। मतलब व्हाट आई मीन इज कि मैं कॉल साहब का नहीं देना दे सकता, उसका कारण यह है कि मेरी खिड़कियां बहुत खुली,
थिएटर के बारे में मेरा तीसरा नाटक था आधारशिला, फिलोसफिकल प्ले। अपनी तरफ से मैंने बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडल्ड था, इंस्पायर्ड था रादर शंकराचार्य जी के उस अंतर्द्वंद से कि उन्होंने फिजिकल रिलेशन औरत के साथ रखना है कि नहीं रखना, टू हैव द फुल नॉलेज। तो वो मैंने कहीं पढ़ी थी, मैंने उसे एकदम डिफरेंट सा मटमुट का बनाकर उसका क्ले बनाया। इन्होंने देखा उसमें, खैर मैंने लाइट इफेक्ट्स भी यूज किए, थोड़ा सा शेडोज भी यूज किए, सब कुछ अच्छा लगा, लोगों ने तारीफ भी की। डेप्टी कमिश्नर चीफ कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर चीफ गेस्ट थे और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे डिप्टी कमिश्नर थे। पहली बार उस जमाने में 96 की बात है, 96-97 में मैडम किसी थिएटर को 11,000 रुपया सरकार ने दिया था, तो वो आधारशिला। मैं बड़ा खुश होकर मैंने कहा पल साहब कैसा लगा ना, मतलब मुझे लगा कि बहुत तारीफ करेंगे। कहते अच्छा था, लाउड था, फिलोसफिकल था, बहुत बहुत डीप भी था। पर तू मुझे एक बात बता, तुम्हारे जलंधर में वो ऑडियंस वो है जो इतनी डेप्थ में जा सके? मेरा मैडम मूड ही खराब हो गया कि मेरे गुरु ने मुझे मेरा नाटक ही नहीं पसंद किया। सारे इतनी तारीफ कर रहे हैं, सारी अखबारें भर गई, ये भर गया वो भर गया, एंड हमें स्टैंडिंग ओवेशन भी मिल गई। बट व्हाई इज ही सेइंग दैट? बट ही हैड अ पॉइंट। ये सेड कि फाइन, ये तारीफें भी हो गई, सब कुछ हो गई, पर तू इसका नेक्स्ट शो करेगा ना, तो सिर्फ थिएटर को जानने वाले या देखने वाले इसको देखने आएंगे। एक आम आदमी या जो साथ में तेरे बैठे, एक्चुअली क्या था कि अनफॉर्चुनेटली इनके पीछे मेरे कुछ 2-3 वकील भाई बैठे थे। वकील मजाकिया होते हैं, दोस्त हैं मेरे, मेरे कुलीग थे। तो उसमें उन्होंने मतलब, क्योंकि वो बात ऐसी थी तो है ना कि मतलब उन्होंने, किसी ने ऐसा भी कह दिया कि जो उत्थे चलियां मारदा रहंदा वो इत्थे थिएटर ते मार दी, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने जो हमें पेलता रहता है वो यहाँ पेल दिया, समथिंग लाइक दैट बोला। तो ही डिडंट लाइक दैट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स। हर बंदे का वो। मुझे कहते कि देख आगे बात से ना कोशिश ये किया कर कि थोड़ा शुगर कोटेड पेल दो। थिएटर सिर्फ फिलोसफी नहीं है, सिर्फ मैसेज नहीं है। यू नीड टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस। तो तुम 1.5 घंटे का 1 घंटे 1.25 घंटे लोगों को बैठाना है, उनमें कुछ थोड़ा सा वो इंटरेस्ट। दैट गेव मी द माय इनफैक्ट फर्स्ट जो मेरा एक जेन्युइन कॉमिकल प्लस फिलोसफिकल, तो मैंने एक स्लैपस्टिक कॉमेडी पहले कर चुका था, पर वो स्लैपस्टिक कॉमेडी तो उसमें कोई मैसेज नहीं था, मैं हूं चाल पा सकता हूँ। लेकिन एक वो जो जिसे हम कहते हैं ना कि प्ले दैट शुड हैव ऑडियंस इंटरेस्ट ऑल्सो एंड अ मिशन दैट यू वांट टू और अ मैसेज दैट यू वांट। वो था हर शाख पे उल्लू बैठा। तो जब मैंने वो इनको दिखाया, वो इन्होंने देखा, कहते अब तू सही रास्ते पर। You see, so this my relationship with Kaul Saab has been this kind कि इवन जब वो दिल्ली बैठे होते हैं या कहीं भी बैठे होते हैं, तो मैं बेधड़क उनसे फोन से अपनी क्वेरीज पूछ लेता हूँ, या ये प्ले है ना। इन्होंने भी मतलब हमेशा मुझे अपने बच्चों की तरह, छोटे भाई की तरह, अपना किसी भी काम में फंसे हैं नहीं फंसे हैं, ही वुड ऑलवेज टेक आउट टाइम फॉर मी एंड हेल्प मी। जब भी जलंधर आएंगे, किसी और से मिले ना मिले, मुझसे जरूर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो इन्हें पता है, तो इसलिए he would all, मतलब this is, we have a very different kind of a relationship, but of course it had to do with the art and the kind of guidance that I got from it. True. Anyway, True. Coming back to the beginning, तो मैं जब ये हुआ दूरदर्शन में, जब ये मैंने प्ले पहले किया हरी मिर्च, तो वहां गुरचरण चन्नी जी आए हुए थे। पुष्पा दत्त मैम उस प्ले में ऑलरेडी कर रही थी, उन्होंने बुला लिया था कि मेरी कास्ट में मेरे बच्चे भी हैं और आप देख लेना अगर उनमें से कोई ठीक लगे। हो सकता है पुष्पा दत्त मैम ने कहा हो कि ये शब्द, उसमें ना मेजर कैरेक्टर था नौकर का, लेकिन मेजर कैरेक्टर वो उसका माँ के साथ मतलब बहुत लगाव हो जाता है अपनी मालकिन के साथ, उसे बच्चों की तरह वो रखती है क्योंकि उसके बच्चा कोई नहीं होता। तो उन्हें अच्छा लगा चन्नी साहब को, मैं नौकर को वैसे ही लगता था शक्ल से। तो वो प्ले मेरा पीले पत्तों की दास्तां मेरा पहला मजेदार, मतलब पहला एक दूरदर्शन पर। एक उससे पहले मैंने ऑफकोर्स केशव के साथ उसके दोस्त का छोटा सा रोल वो 10 किस्तों वालों में किया था। दैट वाज वो हकलेबरी फन पर, यहाँ एक इंग्लिश क्लासिक की वो
अडेप्शन थी, पर उसमें मेरा छोटा सा कैरेक्टर। तो ये मैंने जब किया, मुझे इसमें कोई शक नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट था, मजा भी आया, और मैंने चन्नी साहब से सीखा बचपन में ही, समझ लो कि एक ऐसे अच्छे डायरेक्टर से सीख लेना एक काफी नेचुरल क्या होता है, कैसे अपने कैमरा फेस करना है, कैमरे की तरफ क्यों नहीं देखना। बच्चा मतलब 7वीं 8वीं में क्या होता है, लेकिन उतना हमें मतलब वो सारी समझ उन्होंने बेसिक दे दी। उसके बाद मेरी ऑडिशन भी हो गई, पहले बी था, फिर बी हाई हो गया है ना, होता है, बाद में दूरदर्शन का सफर चलता रहा। लेकिन मजेदार बात यह है कि मैं घर में जिस दिन ये नाटक टेलीकास्ट हुआ, तो मैं अपनी ही मालकिन से मतलब पढ़ना सीखता हूँ, मुझे वो सिखाती है। तो मैं पहली जो चिट्ठी लिखता हूँ वो मैं अपनी मालकिन की सासू को लिखता हूँ कि आप यहाँ आ जाओ, क्योंकि मालिक जो है ध्यान नहीं रखते, उनके वो किसी और के साथ ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और मालकिन अकेली रहती है, तो इनका ध्यान रखना है ना, एक बच्चों की तरह, जैसे बच्चे का एक लगाव है। वो रोकर एक चिट्ठी लिखता है, तो सुपर इम्पोज था कि चिट्ठी और चेहरा और मैं बोल रहा हूँ, वो सारा गया। और वो जो मालिक को, जब पुष्पा दत्त मैम आते हैं, मतलब दादी आती है, या दादी मतलब मेरे लिए तो वो दादी हो गई ना एक तरह से, क्योंकि मुंह बोली माँ हो गई जो मेरी मालकिन थी, तो उन्हें मैं दादी कहता था। तो उन्होंने मेरी उसमें से सारी कहानी सुनी, उन्होंने अपने बेटे को कॉन्फ्रंट किया, बेटे को बाद में पता लगा उसने थप्पड़ मार दिया। मारना था, स्टोरी की जरूरत है। मेरी दादी माँ जो उस समय तकरीबन 80 साल की बात, 82 साल की थी, अबाउट 78 79 थी। तो मैं वैसे बता दूं, आई एम अ लेट बॉर्न चाइल्ड, my elder brother is 10 years elder to me, my elder sister is 11 years elder to me, और मेरे माँ बाप की तरह है मैं इसीलिए शरारती शुरू से रहा हूँ घर में। तो जब दादी जी ने देखा कि थप्पड़ मारा और नौकर का रोल दिया, कहते हाय 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 हाय, मैं अपने मुंडे ਨੂੰ दूरदर्शन नहीं जान देना, एक ਤਾਂ नौकर बनाता, दूजा ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ दिया। तो मेरा, मुझे घर में मेरे एक अच्छे रोल के लिए अप्रिसिएशन नहीं मिली थी, तो मुझे एक बार लगने शुरू हो गया था कि दूरदर्शन में आप कोई मेरे साथ, मुझे कोई बहुत अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। एनीवे, उसके बाद चला, शुरू हुआ सफर धीरे धीरे। रवि जी के साथ काम किया, हरजीत पाजी के साथ काम किया, विजय शायर के साथ काम किया, बहुत और डायरेक्टर्स जिनके साथ मौका मिला, रविदीप, उनके साथ काफी कुछ नाटक किए। लेकिन दूसरा पड़ाव मैं ये कहूंगा कि जब मैं डीएवी कॉलेज में थिएटर शुरू किया, राइट, वहां पर मुझे मेरे प्रोफेसर मेहरा, अरुण मेहरा, उनसे मुझे पहले एक्चुअली, क्योंकि स्कूल की थिएटर में और कॉलेज के थिएटर में बहुत फर्क होता है, तो आपको कठपुतली बनना, हाँ, थिएटर में कठपुतली बनना, आपको एक इंस्ट्रूमेंट्स बनना वहीं सिखाया जाता है, कितनी मूवमेंट कितनी है, कितना मेजर्ड है, कैसे चलना है, क्यों चलना है, कहाँ हाथ उठाना है, क्यों नहीं उठाना, कितना बोलना है, ऊपर बोलना है, नीचे बोलना है, वॉइस एक्सरसाइज करो, रात भर रिहर्सल्स करते रहो, सुबह क्लास अटेंड करो, फिर शुरू हो जाओ। फिर हमें ये नहीं समझ आता था हमने प्ले करना है तो हमारे ग्राउंड के चक्कर क्यों लगवाते हैं, हमारे स्टेमिना बढ़ाते जाते थे। फिर प्रोफेसर मेहरा से हमने इतना कुछ सीखा भी, और हमने डांट भी खाई। मेरे दूसरे फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड प्रोफेसर मेहरा रहे हैं। मुझे रवि जी का लिखा हुआ प्ले था खींच रहे हैं, वो मेरा पहला प्ले उन्होंने डायरेक्ट किया था, और मुझे वैज्ञानिक का रोल दिया था। तो मुझे लगता था बड़ा अनइम्पोर्टेंट सा है, तो प्रोफेसर मेहरा ने कहा कि ऐसा है कि रविदीप का लिखा नाटक है और ललित बहल ने कास्टिंग की थी, तो ललित बहल ने मुझे वैज्ञानिक का दिया, अब मैंने तुझे वैज्ञानिक का दिया है, मैंने डांट नहीं खाई, तूने मुझसे डांट नहीं खाई। अभी की वैज्ञानिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट और उसमें कैरेक्टर्स थे, बट एनीवे, जो मुझे लगा कि चलो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत सीखा। मेरी मैडम एक खूबी वहां रही है डीएवी कॉलेज में, सबके मेहरा साहब की जूतियां पड़ी। हमने गाना बनाया हुआ था ईएम में, डफरा दी टोली ईएम में, वो इसलिए क्योंकि मेहरा साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे थिएटर के लिए। उन्हें ये था कि कोई एमए की भी स्टूडेंट है, बाकी भी हैं, वो भी हैं, हमारा ऑडिटोरियम गर्ल्स हॉस्टल में होता था, तो नेचुरली कोई शरारतें ना करे या वो ना करे, तो इसलिए वो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे हमारे लिए। और जब भी कोई अगर कोई गलती करता था तो मेहरा साहब क्या करते थे, और कुछ नहीं करते थे, अपने जूती उठाकर तो सीधी मारते थे, और सीधे उनका निशाना बड़ा तगड़ा था, वो बचती थी। तो फिर वो हर एक्टर क्या करता था, वो जूती ऐसे उठाकर उनको वापस देता था।
है ना, कि चलो अगला टारगेट आप ढूंढेगा। तो हमने गाना बनाया था कि ये डफना दी टोली है मैं दिस एंड दैट, है ना, चलदे ने मेरा साहब दे जूत ने, है ना, सानू ताई अकल आंदी असी पता नहीं इदां दे पूत ने एंड ऑल दैट। मतलब वो एक हमने पूरा पंजाबी का गाना बनाते थे, जब मेरा साहब किसी अच्छे मूड में होते थे उनको सुना भी देते थे। तो वो जो मेरे 3 साल 4 साल रहे, हम कॉलेज कलर होल्डर भी रहे, विनर्स भी रहे, नॉर्थ जोन भी, चलो जीते आते रहे, 2-3 नाटक और करने का मौका मिला। पर मुझे थिएटर के साथ और लगाव था। मुझे लगा कि मैं शायद इस फील्ड के लिए बना हूं, पर मैडम हिम्मत नहीं होती थी घर किसी से बात करने की, ये कहने की कि मैं जी, क्योंकि कॉलेज में आप कुछ कर रहे हो, हर पेरेंट को ठीक लगता है कि शौक है चलेगा, दूरदर्शन में भी चुपचाप थोड़ा बहुत कर लिया, शौक है चलेगा। जिस दिन आप ये कह दोगे कि मैं करियर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे पता था कि मेरा मतलब ऑफिशियली इन द सेंस आई वुड बी टोल्ड टू गेट आउट ऑफ द हाउस। तो मेरे पास एक आसान तरीका ये था कि मैं दिल्ली चला जाता हूँ लॉ करने ग्रेजुएशन के बाद, वहां दिल्ली में हम देख लेंगे, शायद हमारे लिए सारे वेस्ट कर रहे हैं वहां पर, वहां प्रोडक्शन भी हो जाती हैं, तो थिएटर भी होता है। वहां जाकर पता लगा वहां तो एनएसडी के बिना भी कुछ नहीं लेता, और एनएसडी के एक बंदे से मैंने सीखने की कोशिश की, या कुछ पता लगे, तो भाई साहब मुझे बैठा लिए, उन्होंने अपना वो खुला, वहां उस समय मैडम 80s में ना ये बहुत फैशन, लेट 80s में बहुत फैशन होता था, अर्ली 90s एक फैशन, तंबाकू का पाउच रखते थे, कुर्ता वही फिलोसफिकल, वो जो अपना खादी कुर्ता पजामा, और चाय का कप वहां 50 पैसे 1 रुपए का मिलता था, वो कैंटीन जो होती थी वहां पर श्री राम की सेंटर की। क्योंकि मुझे ये था कॉलेज के बाद मैं निकला तो वहां जाकर इन लोगों से कुछ सीखूं या पता करूं, तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करनी, मुझे समझ ही नहीं आने, चाहे मैंने थिएटर किया था, पर उनकी और थिएटर उनकी बात और थी। कभी किसी के तूने वो ब्रेक्ट पढ़ा, हमें कहाँ किसी ने ब्रेक्ट बताना था कि क्या ब्रेक्ट होता है, तू क्यों थिएटर रहने दे, तू क्या फायदा है, क्या करेगा, ये वो, फिर लंबी लंबी और कहानियां, वो बीच में उन्होंने अपनी सिगरेट पीते रहना, पूछना मुझसे, उस समय मैं नहीं पीता था तो मैं हाथ जोड़ देता था। तो मैं 10 दिन गया, तो उसके बाद मुझे मौका मिला अपने एक और जो वहां के रंगकर्मी थे, तो उन्होंने मुझे, एक्चुअली सुरेश गौर जी, उनका भी मैं रेफरेंस लूंगा, एक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन वो भी रहे हैं मेरे लिए। तो एक सुरेश गौर थे, एक अरविंद गौड़ वहां होते थे, तो मुझे लगा कि शायद गौर मेरे लिए शब्द, हाँ जी, हाँ जी, तो मेरे साथ शायद उनका कोई, मैंने उनके 2-3 नाटक भी देखे वहां जाकर स्पेशली। तो मैं एक दिन उनसे मिला बैठा, तो मुझे कहते कि फॉर्मल ज्वाइन कर ले, ऐसे कोई फायदा नहीं, कोई छोटा मोटा तुझे मिल भी जाएगा, अरविंद गौर जी ने मुझे समय कहा, तो मिल लिया कर इनसे। मेरे मुंह से गलती से निकला, मैं कहा मैंने सर और किसी से भी मिल लेना, मैंने एनएसडी वालों से। कहते क्यों? मैंने, मेरे मुंह से गलती से मैंने कहा ये निरी सिरदर्दी होती है। It was a blasphemy at that point of time, even for गौर साहब, जबकि उन्होंने कभी ये नहीं बनाया था कि मैंने ये कैरेक्टर लेने हैं नहीं लेने। मुझे कहते बेटा तूने ना थिएटर फॉर्म, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एशिया में अपनी तरह का एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे थिएटर सिखाया जाता है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन। हाँ हाँ, तो मुझे कहते कि भाई ये बात कहने से पहले ना थिएटर को जान लो, तुम नसीर साहब नहीं हो, वो कह सकते हैं। एक्चुअली नसीर साहब ने उसी समय ना कहा था, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि एनएसडी डज नॉट प्रोड्यूस जीनियसेस, जीनियसेस विद इन यू, इट कैन ओनली रिफाइन, हाउएवर द स्टैम्प ऑफ एनएसडी कैन मेक अ स्काउंड्रल आउट ऑफ यू। तो ये कहीं नसीर जी की स्टेटमेंट भी आई थी। तो मुझे अरविंद गौर साहब कहते कि भाई तुम उस जगह पर पहुंचो, फिर कोई सुनेगा देखेंगे बात करने है, तुम हो कौन ऐसी बात करने। और मैं अच्छा भला सोच रहा था कि इनके साथ नाटक कर पाऊंगा, लेकिन जब वो डांट खाकर चाय का कप उन्होंने पिलाया था, तो मैं डांट खाकर चुप से आया। मेरा तो थिएटर का मतलब जो एक ड्रीम किसी से करने का वो छूट गया। सिर्फ ये था कि अगर या तो एनएसडीएफ ज्वाइन करूं या मैं वापस जलंधर जब भी लॉ करके जैसे भी। अनफॉर्चुनेटली माय मदर एक्सपायर्ड, आई हैड टू कम बैक आफ्टर लॉ।
तो यहाँ पापा कहते लॉ ज्वाइन करो। मेरी हिम्मत नहीं थी ये बताने की कि मैं करना क्या चाहता हूँ। अभी कि मैंने दिल्ली दूरदर्शन में भी, क्योंकि दूरदर्शन पहले किया हुआ था, तो एक दो प्ले वहां किए थे। मैं यहाँ वापस आ गया, दूरदर्शन में साथ साथ में प्ले करने शुरू कर दिए। तो प्रैक्टिस में ज्वाइन ना करूं, तो कहते क्यों? मेरे मुंह से उस दिन निकला कि मैंने तुझे हीरो बनना है, मतलब मैंने बॉम्बे जाना है, मैंने एक्टिंग। कहते शक्ल देखी है है ना, तेरे वर्गे उसे रोज पता नहीं गड्डी चढ़ दे यार, बोलते यार डोंट वेस्ट योर टाइम। एनीवे मैं परेशान होना शुरू हो गया। इस दौरान मैं आपको, वैसे मैं एक चीज में भूल गया बहुत इंपॉर्टेंट, थिएटर का एक जो मैंने आपको कहा ना कि रामलीला, हमारे एकदम पड़ोस में होते थे, मेरे भैया के दोस्त होते थे सुरेश कौर जी, वो आजकल दिल्ली में है, पब्लिक रिलेशंस में बहुत बड़ा नाम है। ही वॉज वेरी क्लोज टू अस, क्योंकि बिल्कुल नेक्स्ट नेबर थे। और भैया ने और इन्होंने एक सोशल सर्विस की एक संस्था सी चलाई थी। ये थिएटर के करते थे और भैया अपना ओरेशंस वगैरह एंड ऑल दैट करते। मैंने बताया कि मेरे से 10-11 साल बड़े थे, इनफैक्ट वहां बात जोड़नी थी तो मैंने इनके प्ले देखे थे। मेरा पहला प्ले इनका था, इन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कहा, बड़ा ग्लैमरस था, उसमें नताशा थी जो बहुत अच्छे दूरदर्शन के उन्होंने प्ले किए, और भी बहुत मतलब ऑल भी बिग नेम। फिर वहां प्रमोद मौसो जी भी देखने आ रहे हैं, दूरदर्शन के भी सारे बड़े बड़े बंदे देखने आ रहे हैं। तो एक बच्चे को, 7वीं 8वीं के बच्चे को उस समय भी लगा, फैसिनेशन सी हुई कि कमाल है यार, ऐसे चीजों को इतने बड़े बड़े लोग भी देखने आते हैं, सब कुछ आते हैं, बहुत ही अच्छी चीज होगी। सेकेंड प्ले जो उनका मैंने देखा, वो देखा हत्या एक आकार की, गांधी के ऊपर था। गॉडसे और गांधी, मैडम एक छोटा बच्चा 8वीं में पढ़ने वाला, 7वीं 8वीं में, जिसने अभी थिएटर भी स्कूल में ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि वो देख रहा है। मुझे इतना फैसिनेट किया वो नाटक। वो एक पूरा डायलॉग था गॉडसे और गांधी का, और बिल्कुल ऑडियंस पर छोड़ दिया उन्होंने कि यू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मतलब फेवरिज्म नहीं की, पूरा का पूरा एक पूरा राइट विंग का लॉजिक दिया और एक गांधी जी का लॉजिक दिया और छोड़ दिया लोग, और ये कह दिया हत्या एक आकार की। बात बड़ी क्लियर थी, बाकी समझने वाले जिस ढंग से समझते थे। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मेरा थोड़ा सा बेंड फिलोसफिकल राइटिंग का रहा। मेरा पहला नाटक जो लिखा वो मैंने द्वंद्व लिखा। इसके पीछे मेरी लेखनी के पीछे इंस्पिरेशन मेरे डॉक्टर लखविंदर जौहल रहे हैं, अनदर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑफ दूरदर्शन। जैसे आपसे साथ मैं बात कर रहा हूँ ना, ऐसे मेरी आदत थी। पॉल साहब से तो मैं बाद में खुला हूँ, जौहल साहब से बहुत खुला था, बात करते थे, क्योंकि वो लेट, वो कविता भी लिखते थे और भी थे, और थोड़ा सा देशभक्त जौहल पॉल से भी जुड़े हुए थे, तो मतलब बातचीत होती रहती थी। तो उनसे मैंने प्ले पहले 5-7 और उनके डायरेक्शन में किए हुए थे। तो मैंने एक ऐसी कहानी किस्सा सा सुनाया, कहते तू यार बोलता रहता, लिखा कर। मैंने कहा मैंने तो आज तो कुछ लिखा नहीं। कहते आई मीन पागला मंगर इधर उधर घूमता रहना है, पंजाबी में बड़े साथ बात करते थे, यूज दिस एज अ। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ अब मुद्दा भी नहीं समझ आ रहा। कहते तूने अपनी एक अंतर्द्वंद की बात समझाई थी, सुनाई थी एक बार, कि तेरे दूध, हम ना वो दिल्ली में जब मैं था तो वो चार आप 2 टोकन का 1 किलो होता। तो हम नॉर्मली क्या थे कि 4, मैं भैया भाभी हम रहते थे, तो हम इकट्ठे 4 टोकन डालते थे और 2 लीटर दूध आ जाता था वहां ऊपर। वो टोकन लेने होते थे। तो एक बार रूटीन में वो था, भैया और भाभी नहीं थे, मैंने सिर्फ अपने लिए दूध लेना था। मैंने पैसे 2 टोकन के दिए, उसने 4 टोकन मुझे दे दिए। मैंने भी पहले ध्यान नहीं दिया, मैंने 4 टोकन लेकर डब्बे में दूध डाल दिया, और बाद में मुझे लगा कि दूध तो मैंने ज्यादा लिया, उसने भी ज्यादा टोकन दे दिया। तो ये तो अब मैं वापस करूं ना करूं, मेरी क्या गलती है, उसकी गलती है। मैंने उसे पैसे दिए तो उसे देख कर देना चाहिए था। मैं 50 कदम नहीं चल सका इस अंतर्गत। मैंने कहा यार क्या है, जाकर उसे बात करता हूं और उसे तारीफ ही मिलेगी कि देखो ईमानदार आदमी। तो मैं उसे पैसे दे देता हूँ अभी जाकर कि भाई तूने ज्यादा डाल दिया, वापस तो डाल नहीं सकता। और वही हुआ, मैंने उसे कहा कि भाई आपने मुझे ज्यादा डाल दिया, आई कुड नॉट
वॉक 50 ये मेरे पैसे ले ले, मेरे पर बोझ रहेगा। तो उसने बड़े तारीफ की कि वाह जी वाह, कौन करता है ऐसा, आपके जैसे ईमानदार आदमी कहाँ मिलते हैं। तो मैं जॉल साहब से ये एक बात की थी, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मैंने वो तारीफ लेने के लिए उसे पैसे वापस किए थे या एक्चुअली मेरी कॉन्शियस ब्रेक की थी, है ना, या मैं अपने आप से डर गया था कि भाई इतने 50 कदम नहीं मैं इससे चल रहा हूँ, मैं तो दिन भर सारा मेरा खराब हो जाएगा इसी चक्कर में, तो इसलिए दे दिया। ये तीनों ऑप्शन में क्या था मुझे नहीं पता। मुझे कहते इसी पर नाटक लिखा, ये कहानी तूने मुझे सुनाई। सो मैडम मैंने पहला नाटक इससे इस तरह से पुल लिखे। जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, जिस तरह से आपने रंगमंच की शुरुआत हुई, आपका टेलीविजन की शुरुआत हुई, लेखनी की शुरुआत हुई, तो आपका फिल्मों में से में भी एक सफर है, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, 1 घंटे का वक्त है, तो मैं चाहूंगी आपसे ज्यादा से ज्यादा आपसे बातें कर लूं। तो आपका जो फिल्मों का सफर रहा, उस पर भी मैं चाहूंगी कि आप कुछ बात करें, किस तरह की स्ट्रगल करनी पड़ी है। एक्चुअली मैम, क्योंकि मैंने ना लॉ ज्वाइन कर ली थी और मैं वकालत करता रहा हूँ, मेरा बाकियों की स्ट्रगल से थोड़ा सा फर्क ये हो गया कि मैं, मतलब हम जब थिएटर भी करते थे तो मेरे बारे में सारे ये कहते थे कि ये घर फूंक कर तमाशा देखता है, क्योंकि जिस समय हमने थिएटर शुरू किया, हाँ, जिस समय एक्चुअली ये था कि 92 से लेकर 94 तक मैं अमरजीत रोडे के साथ मैंने इंडिपेंडेंट रियलिस्टिक थिएटर शुरू किया। पहले तो कॉलेज और वो हो गए, तो उस आदमी से मुझे कुछ ऐसी बारीकियां समझ में आई जो मुझे पहले थिएटर की नहीं पता थी। वो जब बॉम्बे चला गया तो मैं एक मतलब इंडिपेंडेंट थिएटर करने के लिए एक ऑर्फन सा हो गया एज एन एक्टर। तो वो परेशानी, ऊपर से घर की परेशानी, पिताजी कह रहे थे जो वकालत ज्वाइन करो, वो नहीं कर रहा था। तो जब मुझे तब जौहल साहब ने मुझे एक मिडिल पाथ सिखाया कि 1 महीने की छुट्टियां तुझे लॉ की होती, 10 दिन की छुट्टियां तुझे दिसंबर में होती, 1 महीने की छुट्टियां अपने पिताजी को रिक्वेस्ट कर लिया कर कि मैं दूरदर्शन के मैक्सिमम 30 दिन आपसे और साल के लूंगा। सैटरडे संडे को हमारे प्ले होते हैं, नॉर्मली शूट, कहीं आउटडोर होता है तो अलग हो जाएगा, तो तू उन्हें मना लेगा, मनाने की कोशिश कर, अपने आप को तरफा मत, तंग मत कर, और जो तेरी क्रिएटिविटी है वो तू लिखना शुरू कर दे और कोशिश कर, थिएटर अगर कर सकता है तो थिएटर कर। दिस इज हाउ आई गॉट इनटू थिएटर, दिस इज हाउ आई गॉट इनटू राइटिंग। और मैडम होता क्या है कि जब आप 94 में मैंने स्टाइल आर्ट्स एसोसिएशन शुरू किया, तो 94 से लेकर अब तक तकरीबन आप देख लीजिए 26 साल ऑलमोस्ट हो गए। तो 26 साल में अभी के मतलब एक ग्रेजुएट की कितनी उतनी करनी या कितनी अच्छी डायरेक्शन होगी आई डोंट नो, बट बहुत लोगों ने सीखा या साथ में आए। वो लोग बॉलीवुड भी गए, वो वहां भी काम कर रहे हैं, पंजाबी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं उनमें से, तो उनको कहीं ना कहीं मेरी याद आ जाती थी। मैंने स्ट्रगल नहीं की है मैडम, मैंने सिर्फ थिएटर को एस्टैब्लिश करने के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रगल की होगी लोगों से, पहले थोड़े बहुत फंड लिए। वही कहना चाहूँ, वही बहुत बड़ी बात होती है, आप कह रहे हैं स्ट्रगल नहीं की, लेकिन जिस तरह से आपने थिएटर का जो आपके अंदर पैशन रहा है, जो आपने अभी बात कही कि घर फूक के तमाम घर फूक रहे हैं, घर फूक कर बहुत इंस्पिरेशन मैडम। 94 में थिएटर नहीं होता था। 96 में मैंने संघर्ष प्ले फेस्टिवल शुरू किया। मेरे अपने नाटक होते थे और मैं अमृतसर से, ब्यास से, बठिंडा से, इधर से उधर से, पठानकोट से, पंजाब से टीम्स बुलाता था। 2 दिन का पहले रखा, फिर 3 दिन का रखा। 2001 तक हमने प्ले फेस्टिवल शुरू किया। देश भगत यादगार हॉल की बहुत इसमें मेरे साथ उनका साथ रहा। वो थिएटर मुझे फ्री दे देते, तो मुझे मंच की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मुझे सिर्फ ठहराना उन्होंने वहां फ्री कर देना उनका आर्टिस्टों का, मुझे सिर्फ खाने पीने की, उनकी ट्रांसपोर्टेशन की वो खर्चे देने होते और वो किसी तरह से मैं मैनेज कर लेता। लेकिन मैडम जब जलंधर में आप 2 दिन में 3 दिन में 12-12, 13-13 प्ले हो, जहां की पहले बिल्कुल नहीं थिएटर था, तो नेचुरली एक माहौल सा बना। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, आज की डेट में जलंधर में तकरीबन 15 एक्टिव थिएटर ग्रुप। क्या बात। और most of them have their roots from Style Arts Association जलंधर। क्या बात। उनके डायरेक्टर्स, उनके जो भी मैनेजर्स हैं, वो कहीं ना कहीं स्टाइल आर्ट्स के साथ जुड़े रहे हैं।
या उनमें एक्ट करते रहे हैं, एज एन एक्टर जुड़े रहे हैं, और वो बाद में इनफैक्ट इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत से हैं, युवा बहुत अच्छा काम कर रहा है, एनोनिमस थिएटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, अशोक फ्रेंच थिएटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, अग्नि है, मतलब देयर मेनी। इनफैक्ट मेरे दोस्त जो खुद उस समय कभी कभी करते थे, दलजिंदर बसरान हो गए, लेकिन वो इन्होंने कम, मतलब कभी 3-4 साल 5 साल बाद एक आधा नाटक करता है, लेकिन ये लोग अब क्या है, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं 2001-2002 से बाद। तो जब मुझे लगा कि अब फेस्टिवल की जरूरत नहीं है, अब एक यहाँ माहौल थिएटर का बन गया। अब आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब फिर बीच में इसलिए रह गया, आपने कहा था कि फिल्म का सफर कैसे रहा। फिल्म की मैडम प्रॉब्लम ये थी कि आते थे कॉल्स, लेकिन वो फिर मुझे अपना कचहरी या तो छोड़ूं, कोर्स छोड़ूं, और वो महीना 15 दिन उनके साथ रहूं, वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था। एक्सेप्शन क्या हुई कि कपिल बत्रा की 1-2 फिल्में थी जिसमें उसने कहा कि ही इज ऑल्सो अ लॉयर, कपिल बत्रा प्रोडक्शंस, वो जलंधर से ही था। तो उसने कहा कि यार 1-2 सीन है, तू चुपचाप है कि कर जाना यार, क्या है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दोपहर तक तुझे फ्री कर दूंगा, दिस एंड दैट। तो मेरे यार कमीने वगैरह जैसे उनकी फिल्मों में जो किया वो तो इस तरह से। जो मेजर ब्रेक पंजाबी फिल्म में थी, एक हिंदी में थी जो FTI के लिए बनी थी, वो सुरेंद्र सानी जी ने बनाई थी। तो वो खैर मेरे लिए, क्योंकि देशभक्त हॉल के साथ गदरियों के ऊपर थी, वो करने में भी बहुत मजा आया और वो तो चलो अच्छा भी लगा। लेकिन जो पंजाबी मेजर एक विलेन का कैरेक्टर कह लीजिए या एक जेलर का मेन कैरेक्टर था, वो साडा हक पिक्चर थी पंजाबी। कुलजिंदर सिद्धू वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड ही वाज आल्सो डूइंग वन ऑफ द मेजर रोल्स। क्योंकि वो मेजर रोल कर रहे थे, तो उसने कहीं अपनी कास्टिंग वालों के साथ भी और सबके साथ बात करके ये कहा कि ये जेलर का रोल ना, ये कमीना सा में बंदा चाहिए, लगना रहना चाहिए। तो हम सर से मतलब मुझे सर इसलिए कहता था, उसने एक प्ले मेरे साथ किया हुआ था थिएटर में, कुलजिंदर सिद्धू ने। तो मैं उनसे बात करता हूँ, उसका मुझे फोन आया कि हमने जलंधर जेल में ही करना है, शूट जलंधर में होगी, जेलर का रोल है। मैंने कहा यार कितने दिन का होगा? कहता 7-8-10 दिन के बीच में आपका हो जाएगा, क्योंकि जेल में ही है, कहीं बाहर नहीं जाना। मैं कहा यार एक रिक्वेस्ट है, सैटरडे संडे और एक दिन और मैं पूरा छुट्टी ले लिया करूंगा, मुझे 3 दिन वर्किंग बीच में जरूर दे देना, मैं वो तुम्हारे पास 3 बजे आ जाए। कहता भाजी कोई चक्कर नहीं, ਇਹਦੇ ਚ 5 ਸੀਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਮ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ ਕਰੋ, ਵੀਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀਚਰ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ नहीं होएगी। सो दिस इज हाउ साडा हक हैपेंड। जलंधर में शूट था, करने में भी बहुत मजा आया, और इनफैक्ट बेनीवाल, मनदीप बेनीवाल डायरेक्टर थे, ही इज वन ऑफ द बेटर डायरेक्टर्स ऑफ पंजाबी मूवीज। उनसे साथ काम कर भी मैं सीखा, बहुत अच्छा लगा। जो अभी रिसेंटली की है वो कपिल शर्मा प्रोडक्शन, K9 प्रोडक्शंस में हमने पंजाबी फिल्म थी सन ऑफ मंजीत सिंह, तो उसमें भी नेगेटिव मेन विलेन का कह लीजिए। वो एक्चुअली क्या है, बच्चा जो है वो पढ़ना नहीं चाहता, वो क्रिकेटर बनना चाहता है, कुग्गी का बेटा है, वो मेन कैरेक्टर ही है। तो कुग्गी को मैं किस तरह से उसे कहता हूँ कि ट्यूशंस करो, ये करो वो करो, अपनी तरफ से एक ये गेम खेलता हूँ कि मुझे, मैं ट्यूशन वगैरह करवाता नहीं हूँ यार, मैं ये कौन अपनी पर्सनल लाइफ जिंदगी खराब करे, लेकिन कुछ अगर हुण तुसीं इन्नियां मिन्नतां कर रहे हो एंड ऑल दैट, तो मैं कर भी लूंगा। सो वो मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने साथ सारे प्रोफेसर मिलाए हुए हैं, टीचर्स मिलाए हुए हैं, उन सबके साथ भी हिस्से पस्ती में रखता हूँ, उन सबको हर सब्जेक्ट की ट्यूशन दिलाता हूँ, और अल्टीमेटली उस बच्चे पर इतना बोझ पड़ता है कि वो अल्टीमेटली कोमा में चला जाता है, क्योंकि he could not cope up with the kind of pressure that tuitions have, and he could not do what he wants to do, that is playing cricket and all. तो मेरी किस्मत में फिल्मों में तकरीबन मतलब एक कमीनगी वाला एक नेगेटिव लेकिन मेजर तो वो रहा। जी, यहाँ एक सवाल पूछूंगी मैं आपसे कि आपने फिल्में भी की, आप राइटर भी रहे हैं, आपने टेलीविजन से भी आपने बहुत काम किया टेलीविजन में, तो कौन सा ऐसा माध्यम रहा है, रंगमंच में भी क्या, जो आपको बहुत चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए, कि बहुत चैलेंजिंग है लेकिन एट द सेम टाइम आपको क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करें, वहाँ सबसे ज्यादा आपको मिली हो सबसे ज्यादा? मैडम दूरदर्शन में आई थिंक
कुछ एक नाटक हैं जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसमें से ऑफ कोर्स जो नेशनल के लिए उपेंद्रनाथ अश्क का किया, वो आज भी जब भी देखते हैं तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने एक कुछ ऐसी चीज देख पाया। पॉल साहब का एक और था आशियाना, बहुत अच्छा लगा था। मतलब पॉल साहब के तकरीबन सारे अगर 12 हैं तो मैं 12 के 12 गिना सकता हूँ, तो वो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। वो फैक्ट ये है कि मेरी बहुत डायमेंशंस उसमें से निकली। हाँ, अपनी फेवरेट्स बंदा कह सकता है। देवेंद्र बब्बू मैम के 2-3 नाटक थे, एक पहचान था, उसमें बहुत डिफरेंट कैरेक्टर करने का मिला। एक हैंडीकैप्ड बंदा लेकिन बहुत कुछ दुनिया को दे सकता है, उस तरह की कैरेक्टर था। एक सरबजीत मैडम होती थी, उन्होंने नाटक बनाया था, बांख के ऊपर था, मुझे नाटक का नाम, हाँ, रेते दी एक मुट्ठी। तो 6 किश्तों का था, उसमें मेजर पैरेलल कैरेक्टर था, लेकिन वो एक चैलेंजिंग था। दूरदर्शन में काफी, मतलब अगर 250 प्ले किए हैं तो मैं समझता हूँ कि मुझे काफी सीखने को भी मिला और काफी सेटिस्फेक्शन भी मिली। लेकिन मैडम फिल्में ठीक है, करते हैं, कर लेते हैं, अच्छा भी लगता है, रिकॉग्निशन भी ज्यादा मिलती है, पर जो मैजिक ऑडियंस के साथ है, जो 1 to 1 आप किसी के साथ जुड़कर बात करते हो मैडम, आंखों में आंखें डालते हो, चाहे उनकी आंखें दिखे ना दिखे, जब ऑडियंस पर नजर दौड़ाते हो, जब उनका पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, क्या बात। और जब आप बोलते हो, जब आप सांस लेते हो और उनको सांस सुनती है और वो सुनते हैं, वो जो इंस्टेंट मैजिक है, एक एक्टर के लिए उससे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी कुछ नहीं होता। तो इसमें कोई शक नहीं कि आज की डेट में भी जब मंच पर चढ़ता हूं तो दिल धक धक करता है इस बात कि भाई सरस्वती माँ, शिव जी, भाई ध्यान रख लियो, इज्जत रख लियो, कहीं ये ना हो कि आज तक ये कमाते रहे हैं, अब गालियां पड़े। अभी की पड़ भी जाती हैं, ऐसी बात नहीं है कि हर बार आप बहुत अच्छा ही कर पाते हो, कई बार कहीं ना कहीं हिल भी जाते हो, लेकिन तकरीबन मतलब वो जो एक मैजिक क्रिएट होता है वो बहुत जबरदस्त रहता है। तो डेफिनेटली स्टेज थिएटर, क्योंकि आप जब मतलब वो ना कुछ आपने इतना एक्सरसाइज किया होता है उस पर, उसमें काम किया होता है, रिहर्सल्स किए होते हैं, 1-1 महीने 1.5 महीने, आपको पता होता है आप कहाँ क्या चीज ला रहे हो, क्यों ला रहे हो, और वो ऑडियंस को कैसे छेड़ेगी, किस तरह से वो जुड़ेगी ऑडियंस आपके साथ। और उसके बाद जब बीच में जब ताली बजनी शुरू हो जाए ना मैडम डायलॉग में, तो कई बार बड़ा गुस्सा आता है, क्या आप डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो आप। ताली की एक जगह होती है, अगर वहां बजे तभी अच्छी लगती है, नहीं तो जो एक्टर है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वो सारी बातें हैं मैडम, मतलब वो सारी जुड़ती हैं बातें, इसमें कोई शक नहीं कि जो मजा मंच का है, रंगमंच का है, वो कहीं नहीं, करने में भी और लिखने भी। लिखने में इसलिए मैडम, करने से भी ज्यादा लिखने में। आप ना शिव बन जा, आप विष्णु बन जा, क्या नहीं, आप ब्रह्मा बन जाते हो, क्रिएटर। आप लिखते लिखते, हाँ, आप लिखते लिखते अरे यार ये क्या बन रहा है। मैं आपसे इसमें मैं मतलब मजेदार बात आपको बताना चाहता हूँ मैडम। मैंने नाटक काफी पीछे किए, मैंने एक स्क्रिप्ट पकड़ी, पोल मत खोल खेलना था, उसमें भी मैं लेखक और निर्देशक से शुरू करता हूँ। तो सडनली मैं जब जाता था, मैं कई बार रिहर्सल से थोड़ा लेट भी हो जाता था, और मेरा कोई ना कोई एक जयचंद जरूर टीम में होता था जो मुझे सारी खबर मिल जाती थी। तो मेरे पहुंचने से पहले, है ना, वो जैसे सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, तो मेरे पहुंचने से पहले जो हरकतें होती थी वो सारी मेरे तक पहुंच जाती थी। कुछ मेरी आदत भी थी कि अगर मैं जैसे अब बात भी कर रहा हूँ तो अगर पीछे भी कोई आवाज आ रही है या कुछ आ रही है, तो मतलब मैं इनको अक्सर कहता था कि मेरी 2 नहीं मेरी 8 आंखें हैं, तो मुझे आसपास जो हो रहा है तुम समझते हो हम पीछे से शरारत कर रहे हो, तो मुझे सब दिखता होता है। तो इन लोगों की ही हरकतों से, इन लोगों की, एक्टरों की आपस में कई बार नोक झोंक, कुछ प्यार लड़ाइयां, कुछ और कुछ अगले किस्से, कुछ पिछले किस्से, कुछ उन्हीं एक्टर के जो उस समय खेल रहे थे। तो वो एक बहुत मजेदार सा एक सिचुएशन सी क्रिएट हुई मैडम। मुझे उस नाटक ने एक चीज समझाई कि प्ले विद इन अ प्ले टेक्निक में आप बहुत कुछ कह सकते हैं। उस नाटक में किरदारों पर, डायरेक्टर पर, लेखक पर, एक्टर्स पर, बैक स्टेज करने पर, नाटक का नाम था पर्दे के पीछे।
एक सिंपल अज्यूम किया कि 15 शो, 2 लड़कों ने, हाँ जी, हाँ ये बात इनफैक्ट यहाँ हमने इसे 12-13 बार किया, पठानकोट भी जाकर गए तो बहुत इसकी चर्चा भी काफी रही। तो शरारत तो कैरेक्टर क्या करते हैं जो एंड में पता लगता है कि पर्दा पहले खोल देते हैं, ऑडियंस को पहले बुला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर से धुंधक खानी होती है, खाई होती है। तो वो डायरेक्टर संघ की है, लेखक संघ की है, उन्होंने ये देखा नहीं कि इन्होंने क्या टाइमिंग्स अनाउंस किए हैं। रिक्शा घुमाकर उन्होंने पहले हर जगह ये बता दिया कि नाटक 7:30 नहीं 6:45 शुरू हो रहा है। तो ऑडियंस खुली है, लाइट क्योंकि सामने पड़ी है, किसी को कुछ नहीं पता कि ऑडियंस है कि नहीं है, पर्दा खोल दिया गया है, इसलिए पता नहीं लगा। और जो आपस के अंदर की हरकतें चल रही हैं वो सारा का सारा नाटक खेला गया। और मजेदार बात ये आई मैडम, जो उसका क्लाइमेक्स लिखने में आया, कि जो सबसे शरारती था वही नायक बना एंड में। लेखक कहता है कि अरे भाई, अगर ये इतना ब्रिलियंट आइडिया तुम लोगों ने करना था, मैं बता देते, मैं एक चीज स्क्रिप्ट लिख देता। निर्देशक उस समय ऑन स्टेज कहता है, अरे वाह क्या बात है, तुम लोगों ने इतना सुंदर बात कही है, इतना, अरे हमारे साथ ये खेले तो हमें बता दो देते, मैं इसे डायरेक्ट अच्छी तरह से कर देता। ये भूल गए कि लोगों के सामने उनका तमाशा निकला है, डायरेक्टर का भी तमाशा निकला है, लेखक का भी तमाशा निकला है, किरदारों का भी तमाशा निकला है, आपस में भी उन्होंने खुंदके निकाले हैं। लेकिन उनके अंदर की क्रिएटिविटी जो जागी है ना, राइटर पहले राइटर है, बाद में वो देखता है मेरी राइटर, उसकी राइटिंग के इंस्टिंक्ट्स खुल रहे हैं। निर्देशक सोच रहा है मैं इसे कितनी अच्छी तरह से निर्देशित कर सकता था, चाहे उसकी फसीहत हुई हो उसमें। तो ये बात जो है ना, ये मंच में ही हो सकती है और मंच के साथ जुड़कर ही आप कर सकते हैं। तो वो एक मैडम इंसिडेंट थिएटर के साथ रिलेटेड मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे कलाकारों ने कभी भी मुझे माफ नहीं किया, लेकिन मुझे ऑनेस्टली मेरे लिए वो करना बहुत जरूरी था। क्योंकि हुआ ये कि नाटक, वही जो पोल मत कुल की एक बात कर रहा था मैं, हमने ये एक नाटक किया और देशभगत यादव हॉल किया, मिला गदरी बाबू में किया। उसमें मैंने एक्चुअली क्या था कि उस समय जो चल रहा था, से 6-7 साल पहले की बात है, तो जो कुछ चल रहा था, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम था, चाहे ये था, चाहे वो था, करप्शन था, मंदिर मस्जिद के इशू थे, वो सारे उसमें डालकर पोल मत कुल, मतलब ये था कि सारे के सारे बहते हैं। तो उसमें मैंने नक्सलिज्म के ऊपर भी, वो जो बक्सर पहाड़ का एक मुद्दा भी था। हुआ ये, आज मतलब मुझे बनाने में देशभगत हॉल का बहुत हाथ है, मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। लेकिन यहाँ कई बार बिगड़े बच्चे के साथ लड़ाई भी हो जाती है। तो हुआ ये कि हमने वो जो नाटक किया, बहुत तारीफ हुई। तकरीबन मीला गदरी बाबू में तो हजारों आदमी आए होते हैं, बहुत बड़ी स्टेज लगती है, बहुत लोग आए होते हैं, गाँवों से आते हैं, ट्रकों के ट्रक भर के आते हैं। तो नाटक हमने खेला तो कुछ वहां जो राइट विंग के लोग थे वो मंच पर चढ़कर कहे कि इसने कोई रिसर्च की है जो है मंदिर मस्जिद के बारे में बोल रहा है, हम इसके साथ अभी डायलॉग करना चाहते हैं। तो मैं आ गया मंच पर, मुझे पता था मैं किस बात पर स्क्रिप्ट की है क्या नहीं है। तो अमोलक पाजी कंपेयर करते थे, तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ो। वो कहते तुसी इन्नी गल तो डर गए, हाले तो असी बहुत कुछ कहने हुन्ने आ, असी नहीं डरते, असी सारी गल्लां सामने कही दी हुन्नियां, है ना। वो पूरी सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तालियां बज गईयां, सारे लोग खड़े हो गए, मोस्ट ऑफ देम वर ऑफ लेफ्ट विंग, सो नेचुरली वो जो भी राइट विंग के तो कुछ 30-40 बनते थे, चुपचाप चले गए। सिचुएशन वाज अवॉइडेड। मेरे उस नाटक की तारीफ करने शुरू कर दी सब उस समय। रात को जब बैठे ये लोग, तो उनमें से ये कहा कि यार तुसी नाटक सारा देख लिया, इन्नी तारीफ कर देती, प्रेस भी कर देता। उसने तो नक्सलिज्म और कुछ एक लेफ्ट के पोर्शंस को भी नहीं छोड़ा है। उसने बक्सर पहाड़ में ये कहा है कि सरकार और नक्सलाइट्स दोनों ही एक्सप्लॉइट करते हैं गरीबों को, वहां के आदिवासियों। तो उसको क्या आप सब उसके ओपिनियन के साथ सही हो? अब ये मुद्दा मुझे नहीं पता था कि इनके साथ हुआ है। मैं इस नाटक को जो मैंने रिपीट करना था यहाँ, तो यादगार हॉल वालों ने कहा कि आप वो बक्सर वाला पोर्शन काट दीजिए, क्योंकि हमारे बाबे आ रहे हैं, उनको नहीं पसंद आएगा, कुछ और आ रहे हैं इस कन्वेंशन में, तो ये पोर्शन काट दीजिए।
मैंने कहा ये नहीं होगा मैडम। मैंने उसी, क्योंकि एक डेट अनाउंस कर दी थी, प्ले करना था, प्ले एक्चुअली 3 करने थे, तो मैंने लड़कर पोल मत खोल जो है वो भी और 3 नाटक और बनाकर मैंने केएल सहगल बुक करवा दिया, अपनी तरफ से पैसे लगाए, सब कुछ लाइट साउंड का दिया, और मैंने कास्ट को कहा कि हम करेंगे, कोई बात हम वहां करेंगे, इस बार यहाँ नहीं करेंगे, मैं स्क्रिप्ट नहीं काटूंगा। तो वहां हुआ क्या मैडम, 3 नाटक बड़े बड़े करने के बाद एक ही दिन में आप कर रहे हो, आर्टिस्ट भी ह्यूमन होते हैं, भूल जाते हैं, भूल सकते हैं। तो जो तीसरा नाटक क्लाइमेक्स सीन में था तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, उन्हें एंड करने, जहां एग्जैक्ट एंड करना था वहां एंड नहीं कर पाए। अब मैं लाइट पर बैठा था, मुझे गुस्सा चढ़ा, उसका कारण ये भी था कि ऑडियंस रात के 11 साढ़े 11 तक बैठी है, 7 बजे से लेकर, तो ये क्यों नहीं हो रहा, मेरे से गलती से ये हो गया। मैं कहा 1 मिनट रुक जाइए, क्या ये नाटक यहीं पर खत्म होता है? सारे ऐसे खड़े हो गए, नहीं सर। मैं कहा ठीक है सर, वैसे खत्म कीजिए जैसे ये नाटक लिखा गया था और जैसे करना है, पीछे से शुरू। मैडम तालियां बज गई। किसी ने क्या ब्रेक्स खेल रहा है, ये तो ब्रेक्स खेल रहा है। अब मैं ब्रेक्स नहीं खेल रहा था, मैं जेन्युइन बात कर रहा था कि तुम लोग भूले हो। तो ये बेचारे फिर शुरू हो गए, थोड़ा सा पीछे जाकर थोड़ा और आगे आए, लेकिन जो मेरी लास्ट मैसेज की स्पीच थी वो फिर नहीं आई। बाकी सारा आ गया, एक स्पीच छोटी सी फिर नहीं आई। तो मैंने उस समय कहा, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, अगर आप लोग सेटिस्फाइड हो तो इट्स ओके, कहकर मैं मंच पर चढ़ गया। ताली पड़ गई, स्टैंडिंग ओवेशन भी हो गई। मुझे सुखदीप ने, अमित ने कहते पाजी तुसी तो सानू देख लो, साडा चंगा नहीं किया, बट ऑडियंस ने तो फिर भी पसंद कर लिया। मुझे उसके उस कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए मुझे एंड में ये कहना पड़ा कि ये मैंने कोई ब्रेक्स नहीं यूज किया था, ये कोई टेक्निक नहीं थी, हमसे गलती हुई है और उसका जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मैंने एक ही कास्ट से 3 अलग अलग नाटक करवाए हैं, तो इनका गलती नहीं है, लेकिन ये गलती थी, ये कोई टेक्निक नहीं थी। मुझे मेरी कास्ट ने 1 महीना मैडम मुझसे अच्छी तरह से बोले नहीं, मुझे माफ नहीं किया कि आपको ये कहने की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ ये था कि अगर आज इनको ये एहसास नहीं दिलवाया तो वो वही बात होगी कि हम वो इंद्र की सभा में 100 भरत मुनि के पुत्र जो हैं, है ना, क्योंकि हमें मान तो बहुत जल्दी आ जाता है, हम तो खुदा बन जाते हैं, तो फिर हम अभिशापित होकर यहाँ आ जाते हैं। सो ना कभी नॉर्मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना कोई परफेक्ट थिएटर होगा, और ना ही कभी हमारी वो क्या कहते हैं हमें वो मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो हम तो आप जानते हैं ना कि भरत मुनि ने क्यों लिखा था नाट्य शास्त्र, इसीलिए लिखा था कि हम लोगों को मोक्ष पर पहुंचाना, एक परफेक्ट नाटक कर पाए हम लोग। हाँ जी, एनीवे, हाँ जी बताइए। बहुत कुछ करवा देता है, आपकी जिंदगी को बदल देता है। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उनका वेलकम कहना चाहूंगी। अशोक कल्याण जी जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। अमरजीत अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं। युवराज सर एक बहुत बड़े रंगकर्मी हैं, एनएसएस स्कूल रोमा से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर सपोर्ट करने के लिए, बहुत शुक्रिया। कमल राजदान जी हमारे जम्मू से जुड़े हैं, एक बहुत बड़ा नाम कला के क्षेत्र में, बहुत बड़े कलाकार। और हमारे साथ जुड़े हैं इरशाद मासूम जी, कश्मीर से जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश कौल सर तो हैं ही हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। रीता ठाकुर जी शिलोंग से हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बड़ा नाम है कला के क्षेत्र में। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत प्रणाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनीता अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदिविच अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रद्धा बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता अग्रवाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश गौड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन जी नमस्कार भैया, ब्रॉडकास्ट बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। भावना शर्मा बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अमित कुमार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या गुप्ता जी, भूपिंदर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिन लोगों के, जिन व्यूअर्स के अगर मैं नाम में से मिस हो गए होंगे तो माजरत चाहूंगी। तो नीरज जी, बहुत ही एनरिचिंग सेशन रहा है ये आज का। क्यों, बहुत सारी बातें हो सकती हैं लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन बहुत ही एनरिचिंग और सभी ने बहुत एंजॉय किया। मैंने जो आपने जो बातें बताई हैं तो सो एनरिचिंग, इतनी इंस्पिरेशनल बातें कि भले ही जिस तरह से आपने शुरुआत की वो और किस तरह से आप चलते गए अलग अलग करेक्टर्स के, एक पैशन होता है। चलते चलते मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे यंग जो परफॉर्मर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे? पैशन बहुत जरूरी है, शॉर्टकट जैसे मैं कहती हूँ, शॉर्टकट की कोई है ही नहीं, जगह ही नहीं है कला के क्षेत्र में। आप क्या कहेंगे? मैं मैम मतलब चाहे वो एक क्योंकि मैं तकरीबन नाटक की और मीडिया के हर क्षेत्र से ही थोड़ा बहुत जुड़ सका हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कह सकता हूँ। सबसे बड़ी जरूरत जो है इसमें किसी भी कलाकार के लिए, वो अपना कमिटमेंट लेवल चेक करना बहुत जरूरी है इस फील्ड में। अगर आप कमिटेड हैं तब इसके लिए, इसके बारे में सोचें, इसके बारे में जाएं। अगर कमिटमेंट लेवल नहीं है, अगर सिर्फ आप शाहरुख खान और वो दिमाग में लेकर आ रहे हो, या बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर सिर्फ वो बनने के लिए आ रहे हो तो मुश्किल है। आपके जो प्रायोरिटीज हैं वो गलत है। आप एक्सीडेंटली कुछ भी बन जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप पहले अपने आप को गॉज करें। मैं आपको बताता हूँ मैं लेखक कैसे बना। नो डाउट जौल साहब ने मुझे कहा, और वो नाटक दूरदर्शन के लिए लिखा गया था, दूरदर्शन के लिए और भी लिखे, पर स्टेज के लिए मेरा पहला नाटक ये नहीं था। स्टेज के लिए मेरा पहला नाटक द्वंद था। और मैं बताता हूँ कि मेरी पहचान क्या, मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट में मैम बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मेरे 150 में से 10वीं में हिंदी में सिर्फ 84 नंबर आए थे, बाकी सब में बहुत अच्छे थे। मेरी 3 डिस्टिंक्शंस थी, साइंस में थी, मैथ्स में थी, सोशल स्टडीज में थी जिसमें किसी की आती नहीं थी, सब में 75% के ऊपर थे। इंग्लिश में मेरे 98 थे, लेकिन मेरे हिंदी में 84 थे। लेकिन जिस दिन मैंने एक आइडिया लिखा, मैं वो जरूर सुनाना चाहूंगा, ताकि एक आप सबको जो भी अगर नए हैं वो एक चीज सीखें कि आपको इसके लिए कोई बहुत ज्यादा ज्ञान की नहीं जरूरत होती, सिर्फ समझ की जरूरत होती है, सिर्फ पकड़ की जरूरत। मेरी बहुत अच्छी दूरदर्शन सह कलाकार, और जिसने मेरे पहले नाटकों में काम भी किया, पूनम कालिया उनका नाम है, वो भी शायद बीच में कहीं जुड़ी होंगी, नहीं तो वो बाद में देख लेंगे। वो बैठी थी, विनय राणा बैठे थे, जब स्टाइल आर्ट्स के हम फाउंडर मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक आइडिया सिर्फ लिखा मैडम, और वो आइडिया कागज पर लिखा, अपने घर की इश्यूज के मन में लेकर लिखा। मैं अपने बाप को बहुत तंग करता था अपने ख्यालों के कारण, क्योंकि मैं वहां जाना चाहता था, एक्टर बनना चाहता था, हीरो बनना एंड व्हाटएवर। लेकिन मैं उनको कन्विंस नहीं कर सकता था, और मैं उनको ये नहीं समझा सकता था कि मैं उनके दर्द को समझता हूँ। ये नहीं कि मैं नहीं समझता, पर मैं कह नहीं पाता क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं। तो मैं, क्योंकि माँ चले गई थी, चाय वगैरह खुद अपने आप बनाने की काफी शुरू से ही आदत थी, क्योंकि दिल्ली में भी अकेला रहा था। तो कई बार चाय बनाते या दूध उबालते उबल जाता था, पानी उबलता रहता था, है ना। दूध उबल जाए पता लग जाता था, स्मेल आ जाती थी, बंद कर लेते थे, पतीला कम ही जलता था। लेकिन पानी उबलता रहे तो पतीला बहुत ज्यादा काला भी पड़ जाता था, वो सब कुछ है। ये एक्सपीरियंस एक, तो मैं वो आपको एक डायलॉग ही बता देता हूँ, पूरा सुनाता हूँ, जो द्वंद की का बेस था, जहां से लिखा गया फादर सन रिलेशन के ऊपर। हुआ यूं कि मैंने ये जब डायलॉग पढ़कर सुनाया तो पूनम कालिया ने मुझे कहा कि नीरज ये नाटक लिख, मैं विनय हम सब साथ तेरे काम करेंगे। मैंने आज तक थिएटर नहीं किया, लेकिन ये थिएटर का प्ले है, करो। मुझे साथ में कॉम्प्लीमेंट ये दिया कि तूने हिंदी कहाँ तक पढ़ी है। मैंने कहा 10वीं तक, और सबसे मेरी बेकार हिंदी थी, मतलब स्कोरिंग में। शी सेड कि मैं एमए हिंदी हूँ, मैं एमफिल कर रही हूँ, पर अगर मैं ये थॉट नहीं ला सकती तो पढ़ाई अपनी जगह है, सोच अपनी जगह है, तू लिखना मत छोड़, ये नाटक लिख और आगे भी कर। मतलब मैं ये इसलिए कहूंगा कि दिस आई वुड ऑलवेज से कि विनय राणा
पूनम कालिया और साथ में एक प्रिंस प्रशांत लड़का था। इन लोगों ने मुझे सबसे पहले इकट्ठे करके आर्टिस्ट दिए, सबसे पहले मेरी एक टीम बनवाई। और वो डायलॉग जरूर सुना देता हूँ ताकि एक वो मेरा पहला डायलॉग था जिससे कि कोई भी लेखक बन सकता है अगर मैं बन सकता हूँ तो। मैं वो मूड नहीं ला पाऊंगा पूरा क्योंकि थिएटर का मूड है, पर फिर भी संवाद बोल देता हूँ। क्या किया था मैंने? एक दो थप्पड़ ही तो मारे थे। क्या करता? अपने ही छोटे से बच्चे को उन आवारा चर्सियों के साथ नशा करते देख किस बाप का खून नहीं खोलेगा? शायद कुछ बुरा भला भी कहा हो, लेकिन उसके भले के लिए तो कहा था ना। 15 वर्ष हो गए नहीं लौटा वो गले की औलाद। जानते हो माँ और बाप के प्रेम में बहुत फर्क होता है। बताइए फर्क क्या होता है? माँ की ममता में दूध की तरह होती, जो उबले हैं तो पल में बाहर आ जाती है। कोई ढक्कन कोई बंदिश उसे रोक नहीं सकती। बाप का प्रेम होता है आंच पर रखा पतीला, उबलते पानी का। पानी उबलता रहेगा, सूखता रहेगा, उबलता रहेगा, उबलता रहेगा तब तक वो पतीला जलकर राख नहीं हो जाता। हाँ बेटा, मैं भी अपने शिबू के लिए पिछले 15 वर्षों से उबल उबल कर सूख रहा हूं, पर ये कमबख्त शरीर अभी राख नहीं हुआ, राख नहीं हुआ। क्या बात, क्या बहुत ही क्वेश्चंस, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू, थैंक यू। सो दोस्तों, अगर जो नए हैं, जो पुराने हैं उनको से तो हम सीखते हैं, लेकिन जो नए हैं, जो थिएटर के साथ जुड़े हैं या जो फिल्मों के साथ भी जुड़े हैं, मेरा एक ही मैसेज है। आपके मन में आता है, कुछ भी क्रिएटिविटी आती है, पेन पकड़ो, पेपर पकड़ो, लिख लो, आप लेखक बन गए। क्या बात। आपके मन में कोई किरदार आता है, कोई दिखता है, कोई इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है, उसे पकड़ो, उसे समझो, उसे क्रिएट करो, अपने घर में बैठकर क्रिएट करो, शीशे के सामने क्रिएट करो, अपने भाई बहन को पकड़ लो, किसी को पकड़ लो, दोस्त को पकड़ लो, उसके सामने करो, देखो मेरी गलती बता। वो आपका सबसे पहला टीचर है और आपके अंदर का वो एक्टर निकले। और अगर आपने बाद में फिल्मों के बारे में सोचना है तो भूल जाओ आपने थिएटर में क्या किया। पहले कैमरे की लैंग्वेज समझो। अब मैं इतना मैलो हो गया हूँ, इतना खेल कर बोल रहा हूँ, मेरा अगर क्लोजअप यहाँ होता और मैं ये होता तो मेरे डायरेक्टर ने काट, चीख क्यों रहा है यार? Why? Because उस मीडिया की एक अलग लैंग्वेज है, थिएटर की एक अलग लैंग्वेज है। थिएटर में डिस्टेंस उतना है कि मुझे जेस्चर भी यूज करने हैं। आप देखो ना, कैमरा इतना है, तेरा ये जेस्चर बाहर निकल गया, कौन साहब ने कहना ये क्या कर रहा है? लेकिन अगर मैं मंच में होता है तो मैंने यही करना। सो हर एक मीडियम का अपना एक तरीका है, हर एक चीज का अपना एक ढंग है, वो धीरे धीरे बंदा सीखता रहता है। लेकिन सबसे बड़े टीचर आप खुद हो। देन आपको जो समझाने वाले, करने वाले टीचर आप खुद हो, क्योंकि आप में अगर कैपेसिटी सीखने की नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और दूसरा ये है कि भाई इस फील्ड में आए हो ना तो पैशन होना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी पागलपंती, थोड़ा सा सिरफिरापन, थोड़ी सी कमिटमेंट, थोड़ा सा दुनियादारी को भूल जाओ, थोड़ा सा संत बन जाओ, साधु बन जाओ इस काम के लिए, है ना। एक सनक सी रखो, बिना सनक के इस फील्ड में कुछ नहीं है।
हाँ, सनक का मतलब ये नहीं है कि पागल हो जाओ, सनक का मतलब ये कमिटमेंट उस चीज के लिए जरूर रखिए। सॉरी मैं बहुत ज्यादा लंबा मैसेज दे गया, बट मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत नितिन जी, बहुत ही एनरिचिंग सेशन, रियली एंजॉयड। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू काजल जी, थैंक यू, मुझे बहुत बहुत मजा आया। हम लोगों इन सभी को कोविड के दिनों में मुझे मुझे इस कोविड के मौसम में, इस कोविड के दिनों में मुझे खुद थिएटर करने का मौका मिल गया। थैंक यू वेरी मच काजल जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैम जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहूंगी, और ये कहना चाहूंगी कि कल शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। एक और सेलिब्रिटी होंगी हमारे साथ, रंगमंच से जिनका ताल्लुक है, मीडिया एडुकेटर है, एविड एजुकेशनिस्ट हैं, नम्रता जी हमारे साथ कल होंगी। तो जुड़िएगा हमारे साथ कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिर से कहना चाहूंगी। नमस्कार और शुभ रात्रि।